Good morning, dear students. So, today we are moving towards one more topic of this chapter, that is eukaryotic cell. Students, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपका ये जो चैप्टर है वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम उसी के दूसरे पोर्शन दैट इज यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेलिंग देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है इसका? So the eukaryotic cells have well-organized membrane-bound nucleus and organelles। मतलब ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है इसकी। तो उसके पास एक तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। आपने पहले देखा था कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस जो है उसमें सिर्फ डीएनए ही है, न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन नहीं है। और उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी है, मतलब यूकैरियोटिक सेल के पास। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स gives clear compartmentalization of the cytoplasm। तो ऑब्वियस है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं तो आपको उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखने मिलेंगे। जैसे एक घर के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, कपबोर्ड्स होते हैं, और हर एक रूम, हर एक कपबोर्ड की एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है। ओके, उसका एक इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल में भी हर एक कंपार्टमेंट का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पे अलग अलग है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं था। They have complex locomotory and cytoskeletal structures। तो यूकैरियोटिक सेल के पास एक तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब मूवमेंट करने के लिए, डिस्प्लेस होने के लिए, और साइटोस्केलेटल भी उसके पास है। साइटोस्केलेटल के बारे में इस चैप्टर के एंड में हम देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट इन बिटवीन द चैप्टर यही टॉपिक आने वाला है। Their genetic material is organized into chromosomes। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं होते हैं, एक पूरा कॉइल होता है दैट इज ऑफ डीएनए, वही उसका जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनए यहाँ पे होता है। नाउ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको नाम दिया गया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब यहाँ पे लेबलिंग में मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भले सेल वॉल दूसरे नंबर पे, हम सेल वॉल बाहर रखेंगे पहले नंबर पे और सेल मेम्ब्रेन अंदर, मतलब सीक्वेंस भी हमें पता चल जाए। फिर है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? तो एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ईआर, देन गोल्गी अपार्टस जिसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, देन लाइसोसोम्स, एंड देन वैक्यूल्स। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटल, cilia and flagella, centrosome and centrioles, nucleus, माइक्रोबॉडीज। तो इतनी चीजें एक यूकैरियोटिक सेल में होती है। ओके, मतलब इसमें भी वैरायटीज हैं। यू कैन सी ओवर हियर लेबलिंग। ये सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस कि ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस। उसके अंदर है डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर है और भी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। दिस इज गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी बॉडी भी जिसको हम बोलते हैं। ये ऊपर जो कवरिंग है न्यूक्लियस के बाहर दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। फिर ये है जो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। ओके, ये है मिडल लैमेली। ये एक आपको सरफेस दिख रहा है, दूसरा सरफेस दिख रहा है, दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड मिडल लैमेली। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। These are small ribosomes. That is chloroplast, a type of the plastid, and the entire liquid structure जो पूरा अंदर liquid दिख रहा है, okay, that is cytoplasm. These are peroxisome,
ओके, जो माइक्रो बॉडीज की एक टाइप है. दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल विच इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन. दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल्स के बीच में जंक्शन दिख रहे हैं, दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा. ओके, फिर है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, यहाँ पे ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये है लाइसोसोम. तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ लेबलिंग दिखाया है. हो सकता है आपको इनमें से बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम जब हम वन बाय वन सभी को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सो लेट्स मूव ऑन. पहला वाला जो सेल था दैट वाज द प्लांट सेल, और ये जो है दैट इज द एनिमल सेल. उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आपको अलग दिख रहे हैं. दिस इज सेंट्रियोल. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोविले. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविले. सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, जो वहाँ पे प्लांट में हमने नहीं देखे थे. प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा थे, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है. ओके, यहाँ पे माइक्रोविले है, प्लांट सेल में माइक्रोविले नहीं है. ओके, ऐसे कुछ वेरिएशंस यूकैरियोटिक सेल में भी हैं. ओके, now going into the detail about each and every organelle, each and every compartment of the cell. सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया गया है दैट इज सेल मेम्ब्रेन. तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है. केमिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसीज शो that the cell membrane is composed of a lipid bilayer, protein and carbohydrate. Okay, तो सबसे पहले आरबीसी में स्टडी किया गया और उसको स्टेनिंग जब किया गया थ्रू केमिकल स्टेन्स. ओके, देन इट वाज फाउंड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स. एक तो है लिपिड बाइलेयर, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट. यू कैन सी ओवर हियर ये लिपिड बाइलेयर है, सैंडविच के जैसे पूरा. ये थ्रेड्स जो आपको दिख रहे हैं ये लिपिड के थ्रेड्स हैं, और ये ऊपर बॉल्स जो आपको दिख रहे हैं वो भी लिपिड के हेड्स हैं. ये भी नीचे भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और बीच में यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है. तो दैट इज कॉल्ड बाइलेयर. दो लेयर में लिपिड बटा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है लिपिड बाइलेयर, जस्ट लाइक अ सैंडविच. ओके, और लेकिन इसको हम सैंडविच मॉडल नहीं बोलेंगे. ओके, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसकी एनालॉजी समझा रहा हूँ. और ये आप देख सकते हैं प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन है. ओके, ये भी सारे प्रोटीन है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, वो सभी के सभी प्रोटीन है. और उन प्रोटीन्स के ऊपर आप देख सकते हैं, इवन लिपिड्स के ऊपर आप देख सकते हैं शुगर्स हैं. ओके, शुगर्स हैं. तो ये शुगर का चेन है. ओके, और ये भी येलो कलर का ऊपर जो दिख रहा है दैट इज आल्सो चेन ऑफ शुगर. तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द थ्री मटेरियल्स. नंबर वन लिपिड बाइलेयर, नंबर टू प्रोटीन एंड नंबर थ्री कार्बोहाइड्रेट. ओके, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल दिखाया है, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ अ लिपिड. ओके, ये येलो कलर के बीच में जो आपको दिखाया है सेक्शंस, दीज आर द लिपिड ओनली, कोलेस्ट्रॉल. लिपिड्स, अब कौन से तरह के लिपिड्स ज्यादा होते हैं इसमें? तो लिपिड्स मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स, या जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड्स. नीट क्वेश्चन है. लिपिड्स मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स. ओके, these are called phospholipids, have outer polar head and inner hydrophobic tails. Okay, so ये जो phospholipids हैं, ओके, उनके आउटर एरिया जो है दीज आर द पोलर हेड्स. तो ये आपको जो दिख रहे हैं दीज आर पोलर हेड. ये राउंड जो दिख रहे हैं दीज आर हेड, और ये पोलर है. पोलर मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. जो पोलर मटेरियल होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और जो नॉन पोलर होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता. तो लिपिड्स जनरली आप देखिए, कोई भी ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो वो कभी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है. ओके, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन तो ऐसा होता है जो वाटर के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली वो नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक टेल. ये जो ब्लैक कलर के टेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दीज आर हाइड्रोफोबिक. हेड जो है दोज आर पोलर, मतलब हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर फिलिक मतलब जिसको वाटर के लिए अफेक्शन है. ओके, ऐसे हेड होते हैं. और आप देख सकते हैं हेड कौन सी डायरेक्शन में है, आउटर साइड पे. ओके, दोनों तरफ आउटर साइड पे हेड है.
और जो टेल्स हैं दोज आर हाइड्रोफोबिक, मतलब जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करने वाला है, वो इन बिटवीन रहने वाला है, सेंटर में रहेगा। सो द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरमेंट। और ऐसा प्रोविजन क्यों है? तो जो नॉन पोलर टेल्स हैं लिपिड्स की, वो सभी सेंटर में रहेंगे, ओके, और उसकी वजह से वो एक्वियस एनवायरमेंट से, मतलब वाटरी कंटेंट से ये प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। ओके, तो लिपिड बायलेयर में ऐसा अरेंजमेंट होता है। हेड्स आर ऑलवेज हाइड्रोफिलिक, जिसको आप पोलर भी बोल सकते हैं, एंड टेल्स आर ऑलवेज हाइड्रोफोबिक, जिसको आप नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। नाउ द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन आरबीसी, अब प्रोटीन और लिपिड ये दोनों मेन कंटेंट है, लेकिन कंटेंट है, फिर भी दोनों के कंपोजिशन में वेरिएशन है, मतलब सेल टू सेल थोड़ा बहुत ये वेरी करेगा। जैसे कि ह्यूमन आरबीसी में मेम्ब्रेन जो है, इट हैज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। दिखता क्या है, लिपिड ज्यादा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, दैट इज 52%। अब ये यहाँ पे भी एक फोटोग्राफ और देखिए, यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। दीज आर द हेड्स, जो राउंड दिख रहे हैं, दीज आर द हेड्स, और ये हाइड्रोफिलिक है। और ये जो टेल्स है, दीज आर हाइड्रोफोबिक। आप देखिए दोनों तरफ हेड्स जो है वो बाहर की साइड है, और टेल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं आमने सामने, ओके, और ये हाइड्रोफोबिक है। और ये जो लिपिड होते हैं वो ज्यादातर फॉस्फोलिपिड टाइप के लिपिड होते हैं। फिर प्रोटीन की बात करते हैं, तो कुछ प्रोटीन आप देखिए पूरे मेम्ब्रेन को ट्रांसवर्स कर रहे हैं, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, ओके, पूरे बायलेयर को कवर कर रहे हैं। ऐसे जो प्रोटीन्स है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ओके। बाकी ये जो चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, ये एक और चैप्टर में डिस्कशन में आएगा, वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। ये आप देखिए, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब सरफेस का प्रोटीन। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस पे, सामने वाली सरफेस पे ये नहीं पहुंच रहा है, जो पूरे एरिया को कवर करता है, ऐसे प्रोटीन को बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। और जो सिर्फ एक ही सरफेस के साइड पे, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। फिर आप देखिए यहाँ पे लिपिड का एक मॉलिक्यूल अलग करके हाईलाइट किया गया है, दैट इज फॉस्फेट हेड। ये पूरा जो है दैट इज फॉस्फेट हेड, और ये पोलर कहलाता है, या तो उसको आप हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। और नीचे जो ये टेल है दैट इज फैटी एसिड टेल, तो वो नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है। तो इसमें से आपके लिए नीट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हेड बना है वो किस मटेरियल का है, तो दैट इज फॉस्फेट, और वो पोलर हाइड्रोफिलिक है। और जो टेल है दैट इज द चेन ऑफ द फैटी एसिड, और ये नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया ग्लाइकोप्रोटीन। ये येलो वाला जो पोर्शन है दैट इज कोलेस्टेरॉल, इट इज अ काइंड ऑफ लिपिड, इट इज अ डिराइवेशन ऑफ द लिपिड यू कैन से। ये इसको बोला गया ग्लाइकोप्रोटीन, तो है तो ये प्रोटीन, ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है दैट इज प्रोटीन, लेकिन उसके ऊपर ये शुगर का चेन है, तो शुगर को बोलते हैं ग्लाइकोस, ओके। तो ग्लाइकोस प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या है, शुगर प्रोटीन के ऊपर अटैच हो चुकी है, तो फिर शुगर प्लस प्रोटीन, शुगर मतलब ग्लाइकोस, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ऐसे ही शुगर लिपिड के ऊपर यहाँ पे अटैच है, तो ग्लाइकोस प्लस लिपिड तो हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड, ओके। अगर ये लिपिड के ऊपर, जैसे यहाँ पे अभी आपका कर्सर जो है यहाँ पे, वो मान लीजिए कि शुगर है और नीचे लिपिड है, ओके, तो ग्लाइकोस प्लस लिपिड, तो वर्ड हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड, ओके। नाउ कम टू दिस, based on the ease of the extraction, membrane proteins are of two types. ease of the extraction मतलब अगर आप प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं लिपिड मेम्ब्रेन से, लिपिड बायलेयर से, तो कैसे वो एक्सट्रैक्ट होता है उसके बेस पे, या तो आप उसके लोकेशन के बेस पे भी बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन जो मैं आपको समझा चुका हूँ, दे आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, मतलब पूरा का पूरा मेम्ब्रेन के अंदर कवर है। और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, दे लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब सिर्फ सरफेस के ऊपर आपको ये प्रोटीन देखने मिलने वाले हैं, तो दोज आर कॉल्ड
पेरिफेरल प्रोटीन। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के स्टडी के बारे में देखते हैं, किसने स्टडी किया, कैसे स्टडी किया। तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसका जो अभी ये मॉडल जो है, जो हमने अभी स्टडी किया, यू कैन सी इन 3D यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर। उसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, फ्लूइड भी है, मोज़ेक भी है। फ्लूइड का मतलब फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। सी सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप देखिए, आपके स्किन के सेल को टच करते हैं तो क्या होता है, प्रेस हो जाता है। इसका मतलब कि उसकी मेम्ब्रेन इतनी टफ नहीं है, वो किसी भी शेप में उसको लेके जा सकता है। तो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। मोज़ेक मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब ये इंटीग्रल प्रोटीन से अपने लोकेशन चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, प्रेशर, व्हाटएवर। तो फ्लूइड मोज़ेक है ये। ओके, टफ नहीं है। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, दैट इज इन 1972। ओके, कौन सा मॉडल दिया? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके पहले दो और मॉडल प्रपोज हो चुके थे, उसमें से एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब ऐसा बाय लेयर नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने बात की ना लिपिड बाय लेयर, लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहता है कि ये बाय लेयर नहीं है, सिर्फ सिंगल लेयर है। तो पहला था यूनिट मॉडल, लेकिन यूनिट मॉडल फिर रिफ्यूज हो चुका। ओके, उसके बाद एक और मॉडल आया, दैट इज सैंडविच मॉडल। ओके, सैंडविच मॉडल का मतलब एग्जैक्टली जैसे कि लिपिड बायलेयर जो है ना, तो वो ब्रेड के दो स्लाइस हैं और प्रोटीन्स जो है उसके बीच में है, मतलब स्टफिंग किया हुआ है, प्रोटीन का स्टफिंग किया हुआ है। तो फिर वहां पे प्रोटीन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। ओके, सैंडविच मॉडल में। ओके, तो इसीलिए वो भी रिफ्यूज हो गया। और बाद में एट द एंड ये मॉडल आया, दैट इज सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो सैंडविच मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था? तो डैनियली एंड डाउसन। के डैनियल एंड डाउसन ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सैंडविच मॉडल प्रपोज किया था, लेकिन फिर वो भी रिफ्यूज हुआ। एंड नाउ सिंगर एंड निकोलसन 1972 से यही मॉडल जो है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया और अब उसके खिलाफ भी कोई चैलेंज नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर, मतलब एकदम फ्लूइडिटी भी नहीं है, ओके, और फुल रिजिडिटी भी नहीं है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बायलेयर। मैंने बोला ना, प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी, राइट? तो प्रोटीन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, मोज़ेक नेचर क्रिएट होगा। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity, और ऑब्वियस है इसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ने वाली है, मतलब वो मेम्ब्रेन अपना इतनी रिजिड नहीं रहेगी और फ्लेक्सिबल होती जाएगी, राइट? सो इन दैट वे इट इज इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। फाइन। अच्छा, तो ये मेम्ब्रेन जो आपको दिख रहा है ना, उसमें कैसे है आप समझ सकते हैं, ये बाहर का एरिया है सेल के, और ये जो है सेल के अंदर का एरिया है। ओके, दिस इज आउटर साइड ऑफ द सेल एंड दिस इज द इनर साइड ऑफ द सेल, जहाँ पे बाकी सारे ऑर्गेनल रहने वाले हैं। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द molecules, the membrane is selectively permeable, sorry. ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? ओके, ये हमें पता होने चाहिए। तो पहला फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ टोल बूथ, मतलब किसी को भी एज सच ऐसे एंट्री या एग्जिट नहीं देगा। ओके, एवरीथिंग विल बी चेक्ड ऑन देयर एंड देन इट कैन मूव टुवर्ड्स और आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेल। So it is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Either side, यहाँ पे लिखा ना एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब सेल के बाहर की साइड, और ये जो है इंट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब सेल के अंदर का एरिया। ओके, ड्यू टू द फ्लूइड नेचर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ, formation of the intercellular junctions, secretions, endocytosis, cell division, etc. तो बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या क्या फंक्शन में हेल्प कर सकता है। तो एक तो सेल की ग्रोथ, क्योंकि फ्लूइडिटी है ना, तो वो एरिया बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, सेल के एनलार्जमेंट में भी हमें हेल्प करने वाला है। फिर फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेल्युलर जंक्शन, हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था, कुछ टाइप के जंक्शंस वहां पे थे, टाइट जंक्शन, एडेसिव जंक्शन, गैप जंक्शन। तो ये सारे जंक्शंस किसके हिसाब से बनते हैं, कौन सी सरफेस पे बनते हैं? तो ऑब्वियसली दो जो नेबर सेल्स हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे जंक्शन बनने वाले हैं। एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिकॉज यहाँ पे देखा आपने लिखा हुआ है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सीक्रेट करेगा मॉलिक्यूल्स को, किसी को आने देगा, किसी को जाने देगा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड लोकेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल इटसेल्फ। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर किसी मटेरियल को एंट्री देना, एज वेल एज सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस मियोसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करने वाला है। तो यू कैन सी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर कुछ कैरियर प्रोटीन्स अलग अलग शेप के आपको दिखाए हैं। अब देखिए हर एक जो है वो अपना काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे चैनल प्रोटीन है, ओके, लिखा है ना प्रोटीन चैनल, सो ये चैनल प्रोटीन है। तो जैसे एक टनल होती है, ऐसे देखिए ये हेक्सागोनल मटेरियल कुछ है, हो सकता है शुगर होगी ये, और ये अंदर आ रहा है चैनल में से, ओके, सेल के अंदर। दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा है, आप देखिए दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है। देखिए ये चैनल प्रोटीन है और ये जो आपको दिख रहा है वो कैरियर प्रोटीन। ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो पहले ऐसा इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, और ये मॉलिक्यूल है, इसको अंदर लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे ये फिक्स होगा, फिक्स होने के बाद सेंटर में आएगा, सेंटर में आएगा, फिर यहाँ से ये लॉक होगा और नीचे से खुलेगा, तो फिर ये सीधा मटेरियल अंदर आने वाला है। तो दो तरह के आपने देखे ये प्रोटीन जो है ट्रांसवर्स प्रोटीन, ओके, वो दो तरह के हैं, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, जो मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वैसे तो ये आगे प्लांट फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उस पर हम देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन के लिए है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है, so movement of the molecules across the membrane along the concentration gradient without the expenditure of the energy। तो पैसिव मतलब क्या, पैसिव मतलब जिसमें आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी है, ओके। तो इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ड क्या यूज किया, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये समझ लीजिए कि सेल के बाहर का एरिया है और ये सेल के अंदर का एरिया है, जो लाइट क्रीम शेड में आपको जो दिख रहा है, बाहर जो लाइट ब्लू दिख रहा है दैट इज द आउटर एनवायरमेंट ऑफ दैट, और बाहर ये मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब देखिए वो मॉलिक्यूल सिलेक्टिवली एंटर कर रहा है अंदर, ओके। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई कैरियर प्रोटीन या ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली लिपिड बायलेयर के बीच में होते हुए ये मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है। इसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। अब देखिए सिंपल डिफ्यूजन दैट इज मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सिंपल डिफ्यूजन। ओके, तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है बाहर से अंदर आते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी दिस ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो मॉलिक्यूल है उसको अंदर लाने के लिए और ये मॉलिक्यूल है उनको अंदर लाने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मतलब अगर ये प्रोटीन यहाँ पे नहीं होते तो ये ट्राइंगल वाला जो मॉलिक्यूल है ये, और ये जो लाइट ब्लू मॉलिक्यूल है ये दोनों सेल के अंदर एंट्री नहीं ले पाते, ओके।
सो एक प्रोटीन ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इसीलिए इसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसलिए कि यहाँ पे कोई एनर्जी यूटिलाइज होने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब आप देख सकते हैं हायर टू लोअर, अगर इससे उल्टा होता, ये कंसंट्रेशन बाहर जो है उसकी जगह पे अंदर ज्यादा होती, तो फिर ये मूवमेंट अंदर से बाहर हो जाती। मैंने बोला ना डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो डिफ्यूजन दो तरह के हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करता है, ओके, लेकिन यहाँ पे आपको कैरियर प्रोटीन हेल्प करते हैं। दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस अगर वर्ड आता है तो आपको कोई सॉल्यूट या कुछ मॉलिक्यूल याद नहीं करना, इट इज वाटर ओनली। तो मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन प्रिंसिपल तो वही काम करेगा, कौन सा प्रिंसिपल, कंसंट्रेशन का। मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, ओके, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ओके। डिफ्यूजन में सॉल्यूट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट खुद, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होता है, वाटर, तो वाटर खुद मूवमेंट करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। Fine. Now you can see polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayers. So they require membrane carrier protein for their transport. That is called facilitated diffusion. तो मैंने अभी आपको बताया था ये जो नॉन पोलर है, ओके, न्यूट्रल इसीलिए नॉन पोलर, इसका मतलब कि इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकता है। लेकिन ये नीट क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए, कैसे मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैरियर प्रोटीन की। तो जो पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक है, ओके, जो वाटर में मिक्स हो सकते हैं, ऐसे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो डायरेक्टली लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए प्रोविजन दिया जाता है of this is carrier protein, so they can move from higher to the lower concentration using this carrier protein, okay, और इसको बोला जाएगा facilitated diffusion। now एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव में कोई एनर्जी नहीं लगानी है तो फिर एक्टिव में एनर्जी लगानी है, इतना ही डिफरेंस है। तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स across the membrane against the concentration gradient, okay, against the concentration gradient, that is from lower to higher concentration with the expenditure of the energy in form of the ATP। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब स्लोप के अगेंस्ट में काम कर रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा था, जिसमें स्लोप के डायरेक्शन में आपको काम करना था, एक्टिव में स्लोप के अगेंस्ट में आपको काम करना है। मतलब कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है, आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर मॉलिक्यूल्स है उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा है, बाहर कम है, लेकिन फिर भी उसको अंदर लाना है। तो डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है वो तो मना कर रहा है कि नहीं भाई आप नहीं ला सकते, लेकिन फिर क्या होता है जब कोई काम नहीं होता है तो फिर वहां पे आप पैसे दोगे तो कोई भी काम करेगा, मतलब गलत काम के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको कोई काम करवाना है तो ऑब्वियसली आपको यू हैव टू यूज योर मनी। तो एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो करेंसी यूज करने के बाद तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर आप एटीपी में से एनर्जी लोगे तो फिर ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में भी मूवमेंट कर सकता है, तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, आपको यहाँ पे ऑपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना है, ओके। ये वापस हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर में, ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे इट इज अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। Now about cell wall, so it is नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं लिविंग सेल की, लेकिन सेल वॉल जो है दैट इज नॉन लिविंग। तो ये एक नीट क्वेश्चन है, कौन सा मटेरियल नॉन लिविंग होता है इन अ लिविंग सेल, तो दैट इज सेल वॉल। इट इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर
फाउंड outer through the plasma membrane of fungi and plants. Okay, plasma membrane के बाहर ये होता है in case of fungi and plants. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की, तो फंजाई भी आएगा और प्लांट भी आएगा. Now cell wall of algae is made up of, algae is a plant, cell wall of algae is made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like कैल्शियम कार्बोनेट. तो सेलुलोज भी होता है, गैलेक्टान्स भी होते हैं, मैनान्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं. और कौन से मिनरल? कैल्शियम के मिनरल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे इन द केस ऑफ algae. In other higher plants, the cell wall is consisting of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. तो देखिए अब डिफरेंस, algae is a plant लेकिन ये सबसे सिंपल काइंड के प्लांट्स है ना, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन है. सेल्यूलोज इज कॉमन, लेकिन गैलेक्टान्स, मैनान्स एंड मिनरल्स लाइक CaCO3, दैट इज आल्सो वन important material to give the hardness, calcium carbonate. ओके, कैल्शियम डिपोजिशन होगा तो algae की जो सेल वॉल है थोड़ी टफ बनेगी. लेकिन बाकी के जो प्लांट्स है हायर प्लांट्स में, उसमें सेल्यूलोज के साथ कौन सपोर्ट कर रहा है? हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, दे आर हेल्पिंग. ओके, so cell wall is made up of the structures in case of the plants. Now cell wall of a young plant cell, that is called primary wall. young plant अभी नया नया सेल बना है, ओके, तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल होगी. इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ. तो अभी प्राइमरी सेल वॉल है तो उतना टफ और रिजिड नहीं बना है, तो वो ग्रोथ कर सकता है. It gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side, that is called toward the membrane side. Okay, तो होता ये है कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो ग्रो कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है तो ऑब्वियस है सेल की भी एज बढ़ रही है, इसीलिए तो कम्प्लीटली प्लांट की एज बढ़ रही है. तो होता ये है कि स्लोली ग्रेजुअली ये जो है सेल मैच्योर होता जाता है और उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है टू द इनर साइड. ओके, मतलब मेम्ब्रेन वाली साइड पे ये बनती है. फाइन, नाउ यू कैन सी ओवर हियर. पहले आप यहाँ पे फिगर में देखिए प्राइमरी सेल वॉल, ये ऊपर से लेके यहाँ तक का जो है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल. ओके, और उसके प्राइमरी सेल के नीचे यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा और फिर उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा. ये येलो वाला जो फ्लावर्स के जैसा पूरा दिख रहा है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, लेकिन यहाँ पे फिर सेल वॉल सेकेंडरी बनेगा. यहाँ पे आप देखिए पर्पल कलर का जो दिख रहा है चेन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पेक्टिन. ओके, फिर पेक्टिन एक पॉलीसैकेराइड है, चैप्टर नंबर 9 में हम इसको पढ़ेंगे. ओके, और ये क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेंस है, मतलब हेल्प करते हैं ज्वाइन करने में. ये ब्लू कलर के जो थिक फाइबर्स दिख रहे हैं दोज आर सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, मतलब सेल्यूलोज के ये फाइबर्स हैं, वही मेन मटेरियल है सेल वॉल का. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate. It glues the different neighboring cells together. Middle lamella, ये आपको एक जो ऐसा दिख रहा है जेली जैसा ऊपर रखा हुआ है, that is called middle lamella. Lamella का मतलब होता है कर्टेन. तो एक दो सेल के बीच में एक थोड़ा ये ग्लू लाइक मटेरियल फिलअप किया जाता है. हम नहीं करते हैं, नेचर करके देती है. तो मिडल लेमेला which is mainly made up of what? Calcium pectate. ओके, ये पेक्टिन है, उसमें से पेक्टेट बनेगा और कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा. कैल्शियम पेक्टेट का ये बना हुआ होता है और ये ग्लूइंग का काम करता है बिटवीन द नेबरिंग सेल्स. ओके, दो नेबर सेल के बीच में ग्लूइंग का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है. फाइन, तो यू कैन सी दो नेबर सेल भी अच्छे से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके रहे, उसके लिए भी क्या प्रोविजन यहाँ पे दिया है. तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए. मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? दैट इज कैल्शियम पेक्टेट. The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cells. अब सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और फंजाई में है, और अभी जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन प्लांट सेल वॉल. एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है. ओके,
अब देखिए 7 चैप्टर में हम पढ़े थे कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो है, दो सेल नेबर सेल के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं जब, तब वहां पे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडेसन जंक्शन, ऐसे जंक्शंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रोविजन नहीं हो सकता है क्योंकि सेल वॉल है, और जो सेल वॉल है वो रिजिड और डेड मटेरियल है। वो रिजिड और डेड मटेरियल है। ओके, और रिजिड डेड मटेरियल होने की वजह से वहां दो सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। दो सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए होता यह है कि यहाँ पे सेल वॉल को ब्रेक करके बीच में से कनेक्शंस बनाए जाते हैं, और उस कनेक्शंस को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और ये जो कनेक्शंस हैं उसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ओके, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये ग्रीन कलर का पूरा जो है वो सेल वॉल है, येलो कलर का जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और वहां से आप देख सकते हैं ये पूरा ब्रिज है दो सेल के बीच में, बिकॉज दो नेबर सेल्स हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन चलना चाहिए ना। तो वो कम्युनिकेशन चलाने के लिए ही यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा करके कनेक्शंस दिए गए हैं, जो दो नेबर सेल्स को, प्लांट सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, और ये आपको जो दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द प्लांट सेल्स। ओके, यहाँ पे ये जो डॉट्स ब्लैक थोड़े डार्क आपको दिख रहे हैं, दीज आर द प्लाज्मोडेस्माटा। ये डार्क जंक्शंस तो दिख रहे हैं, दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डार्क एरिया पूरा ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ओके, तो ऐसे प्लांट का सेल वॉल होता है, प्लांट सेल का सेल वॉल। Now what are the functions of the plant cell wall? So it gives shape to the cell. एक तो सेल को शेप देने का काम करता है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड फंक्शन। एक तो शेप कैसे देखता है, तो क्योंकि रिजिड है, टफ मटेरियल है, तो सेल के आजू बाजू में पूरा वॉल के जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो वॉल बोला गया है ना। तो वो सेल को एक पर्टिकुलर शेप देने का काम करता है। अब देखिए एनिमल सेल के भी शेप्स हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल के जो शेप है वो रिजिड है, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ओके, दूसरा, रिजिड है, टफ मटेरियल है, तो ऑब्वियसली सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एज वेल एज द इन्फेक्शन। डायरेक्टली कोई इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता है कोई भी पैथोजन वहां पे। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल, मतलब अनडिजायरेबल सेल को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल जो हैं, ओके, उनको एंट्री देने के लिए परमिट नहीं करता है, या तो जिसको बाहर नहीं भेजना है उसको बाहर नहीं जाने देगा, बिकॉज इट इज टफ, रिजिड एंड थिक मटेरियल। ओके, सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वहां से भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आज दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने पढ़ा है, दैट इज यू कैन से सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। दोनों में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। अच्छे से पढ़िए और वो क्वेश्चंस को फाइंड आउट भी करिए अपने हिसाब से। ओके, क्या इसमें से पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ इन बिटवीन द लेक्चर, लेकिन फिर भी आप भी अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को ढूंढिए वहां से कि यहाँ ये स्टेटमेंट है, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। सो फॉर टुडे up to this we are discussing. Okay, ending this session. If you have any doubts, any queries, you can post me the questions, you can call me.